दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है तुलनात्मक राजनीति यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हम तुलनात्मक राजनीति, संविधान एवं संविधानवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, ईस्टन और डेनिस के अनुसार आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए ये ईस्टन और डेनिस के अनुसार आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया का एक स्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया किसने? तो उत्तर है नोम चोम्स्की और एंड हरमन ने। दोस्तों, राजनीतिक संचार के क्षेत्र में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण का विकास नोम चोम्स्की और एंड हरमन ने किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न एक कथन है कि राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के अस्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये लिजफर्ड का कथन है। और सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलीट 1956 ने किस देश के अभिजनों का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद में। दोस्तों, सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलीट 1956 ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद में जो अभिजन है यानी एलीट क्लास है, उनका सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं, बल्कि ये भी दर्शाना होता है कि इसका क्या अर्थ है। ये दर्शाने के लिए कि किसी प्रथा का क्या अर्थ है अथवा इसका क्या अर्थ होना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत उसको बदल सकता है जो वह है। यह कथन किसका है? तो ये सेबाइन का कथन है। अगला प्रश्न है, 1960 में आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का अनुप्रयोग क्या था? तो ये ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था के ढांचा का अनुप्रयोग था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र मूल्य मुक्त है परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। ये टिप्पणी किसकी है? तो ये शुम्पीटर की टिप्पणी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो गैब्रियल आमंड ने। और स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है, तो ये वैयक्तिक स्थिति निर्धारण का। तो याद रखिएगा, स्थिति निर्धारण दोस्तों राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है, तो ये वैयक्तिक स्थिति निर्धारण है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी बल नहीं देते किस पर? आधुनिकीकरण पर। और आधुनिकीकरण के अपक्षय के सिद्धांत यानी डीके थियरी या राजनीतिक आधुनिकीकरण और अपक्षय सिद्धांत के निर्माता कौन है? तो ये हंटिंगटन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह सिद्धांत जिसका ये मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों और अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा, ये तो आधुनिकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। ये कथन किसका है? तो ये क्रेन ब्रिंटन का कथन है। और देखिए, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म यानी नव संस्थावाद बल देता है किस पर? तो ये संस्थाओं पर, न कि व्यक्तियों पर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सामाजिकरण का संबंध किससे है? तो राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से। जन भागीदारी संस्कृति किससे संबंधित थी? तो ये तत्कालीन साम्यवादी शासन से संबंधित थी जन भागीदारी संस्कृति। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिजनवाद या एलीट थियरी को एक
आर्थिक उपागम किसने प्रस्तुत किया? तो जेम्स बर्नहम ने। और शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थियरी के रूप में किसने किया है? तो शेल्डन वालिन ने। अगला प्रश्न है, यसी फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति फाइनर द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, हंटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है? तो उत्तर है पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का। तो याद रखिएगा, हंटिंगटन ने आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचना इस आधार पर किया है क्योंकि इसमें पारंपरिक समाज जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें अनेक स्पर्धी मूल्य प्रणालियों और संस्कृतियों की उपस्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संबंधों का सूचक है? तो ये अनुक्रियात्मक क्षमता। और देखिए, निवेश कार्यों यानी इनपुट फंक्शंस का सही क्रम क्या है? तो राजनीतिक सामाजिकरण और भर्ती, हित अभिव्यक्तिकरण, हित समुच्चय और राजनीतिक संप्रेषण, ये निवेश कार्यों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आप जानते हैं समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये लुशियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, राजनीतिक सामाजिकरण के प्राथमिक अभिकर्ता कौन है? तो परिवार और सामाजिक वर्ग। हड़बड़ी में किए गए परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है कौन? तो एक कठोर संविधान। और दलीय झड़पों का शिकार नहीं हो सकता कौन? तो कठोर सिद्धांत दोस्तों, कठोर संविधान ये दलीय झड़प का शिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलन करना है। एस.पी. सैमुअल हंटिंगटन राजनीतिक पतन की अवधारणा से संबंधित है। आर.ए. डहल बहुतंत्री लोकतंत्र या बहुलवाद। केनेथ बाउल्डिंग का संबंध राजनीतिक अनुपूरण से है, अनुरूपण से। और फर्नेडो एच कार्डोसो का संबंध संबंधित विकास निर्भरता से है। अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है। रॉबर्ट डहल ने पॉलियार्की या बहुतंत्री लोकतंत्र, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन नामक पुस्तक लिखा है। एस.एम. लिपसेट की पुस्तक है पॉलिटिकल मैन। स्कीमेट कार्ल की पुस्तक है लीगैलिटी एंड लेजिटमेसी। और रोजल चार्ल्टन की पुस्तक है पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। अब आइए संविधान और संविधानवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न सुमेलन से संबंधित है। आप देखिए, अमेरिका का संविधान उपराष्ट्रपति को ऊपरी सदन के पदेन अध्यक्ष के रूप में बनाना। कनाडा के संविधान में संघ सरकार में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं, यही प्रारूप भारत में भी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची है जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार क्षेत्र समान होता है। और जापान का संविधान जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संचालित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधि के शासन से कौन से सरकार का घनिष्ठ संबंध है? तो सीमित सरकार का। और देखिए, लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं। ये कथन किसका है? तो ये गार्नर का कथन है। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, ये कथन किसका है? तो ये डायसी का कथन है। और संविधानवाद की विशेषता क्या नहीं है? पार्टी आधारित अवधारणा संविधानवाद की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेस्टमिंस्टर रूपी संविधान किस देश में है? तो ब्रिटेन में। और संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है किसके लिए? तो लोकतांत्रिक सरकार की एक पूर्व शर्त है संविधानवाद। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, ये विचार किसने प्रस्तुत किया? तो डी टाकविले ने दोस्तों ये बताया कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए, अमेरिका का संविधान कब बना? 1789 में। स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 में। कनाडा का संविधान 1867 में। और भारत का संविधान 1950 में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिनाक और स्मिथ ये विचारक हैं, इनके अनुसार संविधानवाद के अनिवार्य तत्व क्या हैं? तो देखिए, संविधान अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्तक है, संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक है, संविधान विकास का निदेशक है और संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन है। संविधान के उद्देश्य क्या हैं? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यों को मजबूती प्रदान करना, मूल्यों और लक्ष्यों को एकजुट करना, शासन को वैधता प्रदान करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के उद्देश्य हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, इस्तीफा यानी त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग आदि से, तो राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करता है? तो उपराष्ट्रपति। और देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि न्यायालय उसी दिशा में कार्य करता है जो गठबंधन राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करता है। ये दृष्टिकोण किसने दिया है? तो ये रॉबर्ट डेहल का दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि राजनीतिज्ञों को अपने निर्णय का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो वे उस लाभ का उपयोग अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। संविधान के बिना सरकार अधिकार विहीन सत्ता है। ये विचार किसका है? तो ये थॉमस पेन का विचार है। अगला प्रश्न है, न्यायिक निर्णय निर्माण का अभिवृत्तिक प्रतिमान संबंधित है किससे? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। और देखिए, यूनाइटेड किंगडम की व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार क्या है? तो ये वर्ग है। अगला प्रश्न है, शक्तियों का पृथक्करण वास्तव में केवल व्यवस्थापिका की सहूलियत है, न कि कभी समाप्त होने वाली निरूढ़ी। कठोर अर्थ में ये कभी व्यवहारिक नहीं हो सकता। ये तर्क किसका है? तो ये हैराल्ड जोसेफ लास्की का तर्क है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के एकमात्र मनोनीत राष्ट्रपति कौन है? तो ये जेराल्ड रुडॉल्फ फोर्ड हैं। और देखिए, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था किसका आवश्यक लक्षण है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था का लक्षण है विधि की उचित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है और एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था को दर्शाता है? तो ये फ्रांस की। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो ये स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में अभी भी प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन में भाग लेती है। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया कैसे? तो प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया। एक दलीय पद्धति किस देश में है? तो चीन में साम्यवादी प्रकार की सरकार है जो एक दलीय पद्धति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वह विचारक जिसको अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है? तो मॉन्टेस्क्यू, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है और मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है। प्रशासनिक विधि फ्रांस में है, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में। और देखिए, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका में। विधि का शासन इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न है, राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति किसमें है? तो अमेरिकन सीनेट में। राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियां किसमें हैं? तो कॉमन सभा में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी संविधान के किस संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक या विधि की उचित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है 5वें और 14वें संशोधन में। दोस्तों, अमेरिका के संविधान के 5वें और 14वें संविधान संशोधन में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में किसे जाना जाता है? तो एनपीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। याद रखिएगा, चीन की संसद का नाम है। दोहरी नागरिकता की प्रणाली प्रचलित है कहाँ पर? तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के साथ राज्यों की भी नागरिकता होती है। वह यूरोपियन विद्वान जिसके द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया? तो मॉन्टेस्क्यू। और देखिए, हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में प्रदर्शित विरोध का प्रतीक क्या है? तो येलो अम्ब्रेला यानी पीला छाता। अगला प्रश्न है, वह देश जहां पर बहुदलीय प्रणाली नहीं है? तो चीन में, क्योंकि चीन में एक दलीय प्रणाली है। सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन किसने कहा था? तो लास्की ने। और देखिए, विधि की उचित प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया ये किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है? आप जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों में क्या है? तो उत्तर है एक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय और अमेरिकी संविधानवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वो क्या है? तो वो ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद को निपटाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में द बिल ऑफ राइट्स
पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ शामिल है क्या? तो सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्रवाद की सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, ये अमेरिका के द बिल ऑफ राइट्स में शामिल है। अमेरिकी संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है, अनुच्छेद 2 है। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन है, तो कॉमन सभा है। और सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति है। अगला प्रश्न दोस्तों, सही सुमेलन करना है निर्वाचक प्रणाली और देश से। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका में, और आप देखिए द्वितीय मतदान प्रणाली फ्रांस में, वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में, और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी में है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहाँ पर पाई जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका की उच्चता पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता तो वो निर्णय के लिए भेजा जाता है कहाँ? तो ये प्रतिनिधि सभा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास भेजा जाता है। अगला प्रश्न, निर्वाचन व्यवस्था और देश। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भारत में, 2 राउंड सिस्टम मिस्र में, लिस्ट सिस्टम ब्राज़ील में, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आयरलैंड में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति है। फ्रांसीसी संविधान का वो अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को विधायिका में विदाई पहल देता है, तो अनुच्छेद 39 है। अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। और सीनेट के कुल सदस्य अमेरिका में कितने हैं? तो याद रखिएगा 50, और प्रत्येक राज्य से 2-2 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन कौन सा है? तो याद रखिएगा चेंबर ऑफ डेप्यूटीज। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा क्या हैं? तो ये संघीय राज्य हैं। वेस्टमिनिस्टर रूपी संविधान पाया जाता है कहाँ पर? ब्रिटेन में। और वह विधि जो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है, तो ये संवैधानिक विधि। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को किसी राज्य का मौलिक विधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह देश जिसके संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है, तो स्विट्जरलैंड में। और विधि के शासन से कौन घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो संविधानवाद। विकसित संविधान का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों, ब्रिटिश संविधान या ब्रिटेन का संविधान परंपराओं, अभिसमय और जो है विकास का परिणाम है। वर्तमान समय में कहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है? तो इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र प्रचलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं, वह यह कहता है। ये किस न्यायपालिका के विषय में है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में है। संविधानवाद कैसा है? तो संविधानवाद एक गतिशील प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, वह विचारक जो संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता, तो C.F. स्ट्रांग। और वह विचारक जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है, तो ये अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ क्या है? तो ये है कि संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जिनका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संवैधानिक राज्य वह है जिसमें सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार तथा दोनों के पारस्परिक संबंध अभियोजित होते हैं। ये किसका कथन है? तो C.F. स्ट्रांग का कथन है। अलिखित संविधान सामान्यतः अपनाता है किसे? तो रीति रिवाज और प्रचलन, न्यायिक निर्णय और विभिन्न समय पर निर्मित संविधियों को अलिखित संविधान अपनाता है। और ये जो है ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा किसने माना है? तो हरमन फाइनर ने। कठोर संविधान किसे कहते हैं? तो दोस्तों, कठोर संविधान वह है जिसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधन नहीं हो सकता, उसे कठोर संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेच्छाचारी शासन का विलोम क्या है? तो संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। संवैधानिक सरकार के अस्तित्व के लिए आवश्यक पूर्व आवश्यकता क्या है? तो सीमित सरकार। और एक संवैधानिक शासन की विशेषता क्या है? आप देख लीजिए, मौलिक अधिकार, सीमित सरकार और विधि का शासन, ये संवैधानिक शासन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है कहाँ पर? तो प्राचीन यूनानी काल में।
और किसने संविधान का ये कार्य बताया है, यानी कौन सा विचारक संविधान का कार्य बताता है कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है, तो ये हैं C.F. स्ट्रांग। अगला प्रश्न है, वह देश जिसका संविधान नमनीय और विकसित है, तो ये ब्रिटेन है। और लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, तो ब्रिटेन का। संवैधानिक शासन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, तो निर्मित संविधान, विधि का शासन और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये संवैधानिक शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के बिना राज्य राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, ये जेलीनेक का कथन है। और वह संविधान जो शक्तियों के वितरण में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है, तो ये कनाडा का संविधान है। अगला प्रश्न, वह देश जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है, तो ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों कोई भी लिखित संविधान नहीं है ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, एक अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व क्या हैं, तो सुनिश्चितता, संक्षिप्तता, परंपराएं, नमनीयता और कठोरता का मिश्रण, ये अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व हैं। दुष्परिवर्तनशील संविधान या कठोर संविधान क्या है, तो दोस्तों जहां पर सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से जिस संविधान में संशोधन नहीं हो पाता है, उसको कठोर संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधानवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए इसमें विधि का शासन, प्रतिनिधि सभाएं और सशक्त लोकमत की उपस्थिति अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, वह देश जिसके प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन की विशेषता होती है, चूँकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अस्तित्व है, इसलिए वहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व की जो है व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, हम संविधान के अधीन हैं, पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य है, ये किस देश पर लागू हो सकता है, तो ये भारत और अमेरिका दोनों पर ही लागू हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक उपागम से संबंधित है कौन, तो जेम्स ब्राइस हैं। और देखिए एक महत्वपूर्ण जो कथन है कि लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं, तो ये गार्नर का कथन है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है, तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के नियम पर आधारित शासन और लोकतंत्रात्मक सरकार, ये संवैधानिक शासन का अर्थ है। अगला प्रश्न है, संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं, तो ये C.F. स्ट्रांग का कथन है। अगला प्रश्न है, एक नमनीय यानी लचीला और अलिखित संविधान किस देश में पाया जाता है, तो ग्रेट ब्रिटेन में। और यही प्रश्न फिर से कि वह देश जिसका संविधान अलिखित है, तो ये इंग्लैंड का। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास में मुख्य कारण है, तो ये परंपराओं को कानून के समान पवित्र मान लेने की ब्रिटिश मान्यता, और जो कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। वह देश जो कठोर संविधान का सर्वोच्चतम उदाहरण है या सर्वोत्तम उदाहरण है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है, ये कथन किसका है, तो ये थॉमस पेन का कथन है। और देखिए अगला प्रश्न है, संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार और सीमित शासन, ये जो है सारी विशेषताएं जिस शासन या जिस सरकार में होती हैं उसे संवैधानिक शासन कहते हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है, तो बहुमतवाद जो है ये उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला का महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हमने तुलनात्मक राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।